नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित दीक्षित बड़ी स्टडी पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप सभी देख रहे हैं कि आज यूपी पीईटी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, संभावित प्रश्न सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के, तो उसको लेकर जो भी आज हमारे क्वेश्चन है संभावित, उनका ये सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट भी था और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मेरे चैनल पे जाके एक बार विजिट करिए। और भी पुरानी चीज़ें हैं, जो पुराने क्वेश्चन और भारत की भौगोलिक स्थिति, बाबर और हुमायूं के बारे में कुछ लेसन पढ़े हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेक्शन और देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या है विद डिटेल। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग देखते हैं उतने लोग लाइक नहीं करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, उसके बाद सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर भी करिए। शेयर करिए, इससे क्या होगा ना कि देखिए, आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, तो इससे मैं खुद मोटिवेट होऊंगा। और जब मोटिवेट हो जाऊंगा तो फिर आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। हालांकि आप सभी जान रहे हैं कि ये मैथ्स का एक हमारा चैनल है, लेकिन इस पर जीएस पढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं है, एडिशनल है और आप पढ़िए। और अभी थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो जब वो सही हो जाएगी तो मैथ्स के लेक्चर्स डेली होंगे रात में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला प्रश्न क्या है। समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं और इसके जो डिटेल क्या है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध की माता का नाम, पहला ऑप्शन ए गौतमी प्रजापति, दूसरा महामाया देवी, तीसरा त्रिशला और चौथा है प्रियदर्शनी। देखिए, पहले आप एक काम करिए, सबसे पहले जो भी आपका उत्तर हो आप समझिए, उसके बाद मैं आपको आंसर दूंगा। तो 10 सेकंड का आप जरूर समय लीजिए, इसको स्किप कर मत करिएगा। 10 सेकंड का समय लीजिए, इसको पॉज करके। ठीक है, तो पॉज करिए। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर आया महामाया देवी। गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया देवी। देखिए, अब गौतम बुद्ध जी के बारे में और भी जो चर्चाएं हैं वो सारी चर्चा हम अब करेंगे। यहाँ पर गौतम बुद्ध जी के बारे में सारी चर्चा करेंगे, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं। देखिए, पॉइंट हमारे पास आ गए। पॉइंट क्या क्या है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, महात्मा बुद्ध। दूसरा प्रश्न ये आ सकता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था, यानी 563 ईसा पूर्व। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमको ये मिल गया कि गौतम बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म स्थान लुम्बिनी, कपिलवस्तु। ठीक है, अगर प्रश्न ये आ जाता है कि गौतम बुद्ध जी की माता का नाम क्या था, तो महामाया देवी, महामाया देवी जो कि आपके सामने है। पिताजी का नाम अगर पूछें किसी प्रश्न में तो आप शुद्धोधन लिख सकते हैं, पिताजी का नाम शुद्धोधन। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, अगर ऐसा कुछ आ जाता है कि महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया, तो आप कह सकते हैं उनकी मौसी गौतमी प्रजापति। आपको मैं बता दूं कि उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम था राहुल। और जो यशोधरा थी वो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। कहाँ की थी, कोलीय गणराज्य की राजकुमारी। आपको मैं बता दूं कि इन्होंने का जो गृह त्याग किया था, इन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया था। बहुत सी चीजें मेंशन नहीं है, 29 वर्ष की आयु में किया था। और गृह त्याग को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। और इनको ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ था, बोधगया बिहार में। ठीक है, और वो जो घटना कहलाती, संबोधि कहलाती। और ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, पीपल के वृक्ष यानी बोधि वृक्ष के नीचे। समझ गए आप सभी लोग। तो ध्यान रखिएगा कि देखिए, एक पॉइंट से कितने सारे क्वेश्चन हमारे आ गए और बन गए। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत बढ़िया, कह रहे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको देखिए, पूरा प्रश्न नहीं है, एक आप समझिए, बस ये ऐसे ही दे रखा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे, कथन किसका है, किसने कहा। तो हमारे पास है पहला ऑप्शन मोहम्मद इकबाल, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा महात्मा गांधी और डी सरदार भगत सिंह। चलिए आप पहले तो पॉज कीजिए और जल्दी से देखिए क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। आपने पॉज किया होगा, तो जल्दी से देखते हैं। हमारा जो आंसर है वो है मोहम्मद इकबाल। क्या है, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कथन। सबसे पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का जो कथन है वह है स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो कथन है वो है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान।
बहुत बढ़िया, ये प्रश्न पेपर में आ सकता है। सरदार भगत सिंह का जो कथन है वह इनकलाब जिंदाबाद, यानी इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था सरदार भगत सिंह ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया था। श्यामलाल गुप्ता जो पार्षद थे, उनको शायद कानपुर के थे, तो उन्होंने विजय विश्व तिरंगा प्यारा का एक नारा दिया था और शायद इन्होंने लिखा भी था ये नारा गाना। शायद आपको ध्यान होगा कि दूरदर्शन पे आता था, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। हाँ, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है पूर्ण स्वराज, और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बोला था वेदों की ओर लौटो नारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो। ये पेपर में अक्सर कई बार पूछा गया है कि वेदों की ओर लौटो, ये कथन किसका है? ये है महर्षि दयानंद सरस्वती का। ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। तो बस इसको ध्यान रखिएगा। और भी कुछ है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कथन है, नारा है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो ध्यान रखिएगा, ये इनके नारे हैं। ठीक, तो ये बहुत अच्छा। और महात्मा गांधी जी का एक और नारा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है जय हिंद। महात्मा गांधी का और भी है, करो या मरो। इनकलाब जिंदाबाद सरदार भगत सिंह ने बोला था। तो आप सभी लोगों को ध्यान होगा, तो ये सारे नारे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ? पहला ऑप्शन गोदावरी, बी मांडवी, सी लूनी, डी क्षिप्रा। तो जल्दी से देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन है क्षिप्रा। शायद आपको पता भी होगा कि जो कुंभ होता है शायद वो उज्जैन में भी लगता है, तो देखते हैं कुंभ का मेला। बाकी हम समझते हैं, पढ़ते हैं कि किस नदी के किनारे कौन से शहर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अहमदाबाद साबरमती के किनारे है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, सूरत है ताप्ती नदी के किनारे, नासिक गोदावरी, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, कोटा चंबल नदी के किनारे, और बद्रीनाथ अलकनंदा लखनऊ गोमती नदी के किनारे, अजमेर है लूनी नदी के किनारे, दिल्ली है यमुना नदी के किनारे। अब आपको बताना है कि आगरा और कानपुर किस नदी के किनारे। ठीक है, तो जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी चौथे प्रश्न की तरफ। देखते हैं चौथा प्रश्न, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से आप सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आप पॉज करिए और पॉज करके इसको पढ़िए। देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको सारे प्रश्न आ गए तो आप समझ लीजिए आपको कोई भी मतलब जितने भी एग्जाम होंगे आप उसमें से अधिक क्वेश्चन कर लेंगे। आपको ध्यान होगा जो पहला वीडियो था वो पहला वीडियो था हमारा भारत को जाने, यानी भारत का जो भौगोलिक परिवेश था उसके बारे में, फिर नदियों के बारे में, बाबर और हुमायूं के बारे में कुछ वीडियोस थे 2 हमारे। उसके बाद मैथ्स का वीडियो था और एक था पीईटी का प्रथम जो आया था वो। तो बहुत सी चीज़ें हैं, उनमें सारी चीज़ें तो आप पढ़ते रहिए। चलिए देखते हैं जल्दी से हम कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। बहुत बढ़िया, नीला रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है तथा फैल जाता है। बहुत बढ़िया, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि नीला रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है तथा फैल जाता है। ठीक है, चलिए और भी चीजें देखते हैं। अगला पॉइंट है पहला कि हम दर्पण में अपने आप को देख सकते हैं, क्योंकि दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन होता है, परावर्तन शायद होता है, परावर्तन, ये प्रवर्तन लिख गया, परावर्तन समझ लीजिए। ठीक है, यानी अगर प्रश्न में आ जाता है कि हम दर्पण में खुद को क्यों देख पाते हैं, क्योंकि दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो दूसरा पॉइंट है पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, अपवर्तन के कारण। फिर है बिजली चमकते समय प्रकाश पहले क्यों दिखाई देता है तथा ध्वनि बाद में क्यों सुनाई देती है? तो इसका आंसर हो सकता है क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की अपेक्षा अधिक है, इसलिए प्रकाश पहले दिखाई देता है और ध्वनि बाद में। अगला है गर्मियों में सफेद वस्त्रों का उपयोग अधिक किया जाता है, क्यों? क्योंकि सफेद वस्त्र ऊष्मा के सबसे अच्छे परावर्तक हैं और काले वस्त्र ऊष्मा के सबसे अच्छे अवशोषक। यानी आपने देखा होगा काले वस्त्र जब हम पहनते हैं तो बहुत गर्मी लगती है और जब सफेद पहनते हैं तो थोड़ा राहत फील करते हैं ना। चलिए अगला देखते हैं। पॉइंट है कि हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। भैया ये प्रश्न अधिक बहुत बार पूछा गया है कि हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक है, अगला पॉइंट है लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। भैया ये चीज ध्यान रखना कि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम। पेपर में आता है कि कौन से रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक कम होता है लाल का और सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का। बाकी ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको ध्यान होगा कि जो
निशान होते हैं खतरे का निशान, वो भी सब लाल रंग से बनाए जाते हैं ना, लाल रंग से ही बनाए जाते हैं। तो ये भी सब ध्यान रखिएगा। क्यों बनाए जाते हैं खतरे के निशान लाल रंग के? क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो अधिक होता है, जिसके कारण प्रकीर्णन कम होता है और ये दूर से हमको दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। पांचवा प्रश्न है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है उसका क्या नाम है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा का नाम क्या है? ऑप्शन है हमारे पास, तो है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, हम देखिए बहुत से जो इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं जो देशों के बीच, वो क्यों है, कैसे हैं, तो उनको हम समझते हैं, जल्दी से देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं और पढ़ते हैं। देखिए रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। कौन सी? रेडक्लिफ। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच है। 49th समांतर रेखा कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और कनाडा के मध्य। और हिंडनबर्ग लिखना चाहते थे, हिंडनबर्ग लिखा गया, तो इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य है, जबकि मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। छठा प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जान रहे हैं ना, अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है, ये प्रश्न है, तो इसको निकालिएगा, देखिएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब समझते हैं कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। प्रथम चुनाव आयुक्त भारत के कौन थे? सुकुमार सेन, ध्यान रखिएगा। ठीक है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी जी। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस हीरालाल जे कानिया। प्रथम परमवीर चक्र पाने वाला व्यक्ति कौन था? मेजर सोमनाथ शर्मा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में आ भी चुके हैं और आ सकते हैं, और यूपी पेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही बहुत ज्यादा। भैया जितने भी हमने अभी तक आपको सब कुछ पढ़ाया है वो सब चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, सारी चीजों को ध्यान रखिए और जो हमारे वीडियो उसको जरूर देखिए। ठीक है, तो कहा थे हम, स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इनका बर्थ हुआ था, बर्थ डेट है इनकी 17 सितंबर 1950। ठीक है, चलिए। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष। शायद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही मूर्ति गुजरात में लगी हुई है। उन्हीं की मूर्ति जो स्थापित है, शायद दुनिया की सबसे बड़ी है या भारत की सबसे बड़ी मूर्ति है, इसको भी आप देख लीजिएगा। कुछ कितने मीटर की है ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद 7वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है? साझा नहीं करता। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इसमें ऑप्शन में सीतापुर सीमा साझा नहीं करता। अब हम वो देखेंगे कि नेपाल के साथ सीमा साझा कौन कौन से शहर करते हैं और जिले करते हैं, कौन कौन से जिले करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, क्या क्या ध्यान रखना है? लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अधिकतर बार आया। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अवध के किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? अवध के आशफ उद्दौला, आशिफ जहां मिर्जा, शुजा उद्दौला, यामीन उद्दौला। तो बड़ा इमामबाड़ा, शायद जिसको भूल भुलैया भी बोलते हैं बड़े इमामबाड़ा को, तो देखते हैं किसने बनवाया था। आशफ उद्दौला ने बनवाया था, आशफ उद्दौला ने बनवाया था। अब इनके कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। नवाबों का शहर, बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, कैसर बाग, रेजिडेंसी, घंटा घर लखनऊ की शान माने जाते हैं। ठीक, इन्हीं में से है एक बड़ा इमामबाड़ा जिसे आशफ उद्दौला ने 1785 में बनवाया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए, सीखिए, जानिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां, कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, आजमगढ़, चित्रकूट, कन्नौज और फर्रुखाबाद। जल्दी से देखते हैं, ऑप्शन आया है फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद में हुआ था। ध्यान रहे, मैं तो जल्दी पढ़ा रहा हूं, आपको पॉज करके पढ़ना है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। बहुत अच्छा, महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की प्रख्यात कवित्री थी। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। 7 वर्ष
की अवस्था में ही इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। वह छायावादी युग की प्रमुख कवित्री थी। बहुत बढ़िया। महादेवी वर्मा कहाँ की कवित्री थी? हिंदी भाषा की। जन्म कब हुआ था? 26 मार्च। किस सन में? 1907। कहाँ? उत्तर प्रदेश। किस जिले में? फर्रुखाबाद। बहुत से प्रश्न। 7 वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू कर दिया था। ये छायावादी युग की प्रमुख कवित्री थी। इनकी प्रमुख कविता संग्रह का है निहार, रश्मि, नीरजा, सांख्य की। ठीक है। वर्ष 1982 में उनके काव्य संकलन यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। बहुत बढ़िया। महादेवी वर्मा को उनकी कौन सी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? यामा के लिए। ठीक है। और 11 सितंबर 1987 को प्रयागराज में उनका देहांत हो गया। बहुत ज्यादा अच्छे प्रश्न है। देखिए, पढ़ते हैं अगले प्रश्न। ऋग्वेद में बाल खिल की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में बाल खिल की संख्या कितनी है? 8, 9, 10, 11। देखते हैं। शायद 11। बिल्कुल सही, 11। अब हम पढ़ते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। बहुत बढ़िया। पेपर में अक्सर आ जाता है ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10। कितने श्लोक हैं? 1028। इनको कैसे विभाजित किया गया? 1017 सूक्त हैं और 11 बाल खिल हैं। लगभग 10,600 मंत्र हैं। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। ठीक है। किसका? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का पहली बार उल्लेख। अगर एग्जाम में आ जाता है चारों वर्णों का उल्लेख पहली बार कहाँ है, तो कहाँ है? ये है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त। किसमें? पुरुष सूक्त में। कहाँ पे? ऋग्वेद में। ठीक है। चलिए, यजुर्वेद किस काम आता है? कर्मकांड प्रधान है। ये 2 भागों में विभक्त है। किसमें? कृष्ण यजुर्वेद और ये जो गद्य रूप में और शुक्ल यजुर्वेद जो पद्य रूप में। ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद के 2 भाग हैं। ठीक है। सामवेद, साम का अर्थ होता है गान से होता है, यानी गायन। ठीक है। अथर्ववेद का अर्थ, अथर्व का मतलब होता है पवित्र जादू। अथर्ववेद, हाँ, इसमें रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, अंधविश्वासों का वर्णन है। किसमें? अथर्ववेद। ठीक है। तो आज के ये प्रश्न इतने ही हम रखते हैं। 10 क्वेश्चन। आपसे मुलाकात करते हैं फिर अगले वीडियो में जल्दी से। और आप ध्यान रखिएगा, मैं सारे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जरूर देखिएगा, जाके पीटी पार्ट 1 भी देखिएगा। ठीक। तो आपसे फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए लोगों को। ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर।